अब हम समझ रहे हैं कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? न्यू प्रोजेक्ट की। तो ये जो आप हम कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन देख रहे हैं या सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन देख रहे हैं, किसकी देख रहे हैं? न्यू प्रोजेक्ट की। अब इन्हीं में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे तो किसकी बन जाएगी? रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट की। कैसे? ध्यान से सुनिए। मैं मशीनरी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं। क्यों रिप्लेस कर रहा हूं? क्योंकि जो मेरे पास मशीनरी लगी हुई है वो मैनुअल है। आज मार्केट में एक नई ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। उस नई ऑटोमेटिक मशीन से मुझे बेनिफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरी कॉस्ट कम कर देगी। क्योंकि उस पर पुरानी मशीनरी पे जो मैनुअल है उस पर लेबर ज्यादा लगती है और नई मशीन पे मुझे लेबर कम लगानी पड़ेगी। तो मैं उसको परचेज करता हूँ। तो पता है, अगर आज मैं इसको न्यू मशीनरी को परचेज कर रहा हूँ तो पुरानी मशीनरी को सेल कर रहा हूँ, क्योंकि उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते समय जो आपने पूरी पुरानी मशीनरी को सेल किया है वो आप माइनस कर दोगे। इतना तो करना ही करना है, क्योंकि आप न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हो ऑटोमेटिक, इतना तो है ही है। उसकी जगह आप पुरानी मशीनरी को सेल कर रहे होगे, क्योंकि इसको आप रिप्लेस कर रहे हो। तो पुरानी मशीनरी की जो आपको सेल अमाउंट है वो कैलकुलेशन कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते समय उसको माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी ध्यान देना है, जब हम प्रोसीड करेंगे सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, उसके ऊपर हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या हो सकता है लॉस। अगर लॉस हुआ है तो उससे हमें होगी टैक्स सेविंग, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उससे होगी हमें टैक्स लायबिलिटी। टैक्स सेविंग है तो माइनस करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी है तो प्लस करना पड़ेगा। तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और टैक्स लायबिलिटी ऐड करना पड़ेगा ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यानी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो फिर ध्यान देना है टैक्स सेविंग माइनस होगी, टैक्स लायबिलिटी ऐड होगी, क्योंकि टैक्स सेव करने से आपका आउटफ्लो कम हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी से आपको और इतने पैसे टैक्स पे करना पड़ रहा है तो ये आपका कैश आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगी। यानी आपको और पैसा पे करना पड़ रहा है तो कैश आउटफ्लो और बढ़ जाएगा। यानी इतनी कैलकुलेशन है तो वो किसके लिए? न्यू के लिए। और अगर इतनी कैलकुलेशन है तो वो किसके लिए? रिप्लेसमेंट के लिए। इतनी कैलकुलेशन है तो वो किसके लिए? न्यू के लिए। इतनी और ऐड कर दोगे तो किसके लिए बन जाएंगी? रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये हमारा निकल कर आएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये हमारा निकल कर आएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। पता है, जैसे रिप्लेसमेंट में इनिशियल कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंज होता है, ऐसे इसमें भी चेंज होगा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में। मैंने आपको अभी बताया कि हम न्यू ऑटोमेटिक मशीन क्यों परचेज कर रहे हैं, ताकि इससे मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लीजिए मेरी जो ओल्ड मशीन है उसकी जो कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, याद रखना ये हमेशा, चाहे क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखी है तब भी इसका मतलब कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट सही है। कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आ रही है वो 1 लाख रुपीज आ रही है, और जो मेरी न्यू मशीन है, जो ऑटोमेटिक न्यू मशीन परचेज कर रहा हूं, उसकी जो कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 60,000। तो इसका मतलब मुझे कितने की सेविंग हो रही है? 40,000 की सेविंग हो रही है। तो यहां पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन में जब रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट में दो चीजें हो सकती है, या तो मोर रेवेन्यू हो सकती है या कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, या हो सकता है दोनों भी हो। लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट रिडक्शन की बात करता है, इसलिए मैंने यहां फॉर्मेट में सिर्फ कैश कॉस्ट रिडक्शन की बात की है। तो हम सबसे पहले लेंगे हमें कितने की सेविंग हो रही है। इसे बोला जाता है इंक्रीमेंटल सेविंग, यानी इसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रही है, इसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रही है। ओल्ड मशीन आपको 1 लाख रुपीज खर्च करना पड़ रहा है, इसमें आपको सिर्फ 60,000 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको कितनी सेविंग हो रही है? 40,000 की। तो हम इसे लिखेंगे इंक्रीमेंटल सेविंग इन कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 40,000। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। मैं ऑलरेडी ओल्ड मशीन यूज कर रहा हूं, उसका डेप्रिसिएशन लग रहा था, मान लेते हैं 20,000। अब जो न्यू मशीन है उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, मान लेते हैं 35,000। तो इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ? 15,000। तो इसे जब लेस करोगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेस करोगे, जब लेस करोगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेस करोगे। ऑलरेडी ओल्ड मशीन पे लग रहा था 20,000, न्यू मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 35,000। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15,000। अब 40,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो पता है ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स
25,000। 40,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000। अब उसमें से हम करेंगे टैक्स माइनस, मान लेते हैं टैक्स है आपका 40%, तो 25,000 का 40% आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब जो निकल कर आएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट, जो आपका 25,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया 15,000। पता जब डेप्रिसिएशन भी ऐड करोगे तो वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपको निकाला हुआ हमने 15,000। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ये भी आएगा इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ये आपका आ गया 30,000। 15 प्लस 15 कितना आ गया 30,000। और एक थोड़ा सा चेंज आपको सीखना पड़ेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो में, तो भी आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो की। इसको हटा रहा हूं, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो को। टर्मिनल कैश इनफ्लो में इतना आप सीख चुके हो। पता है यहाँ जो स्क्रैप वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? न्यू मशीन की। यहाँ जो हम स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहे हैं ये न्यू मशीन की बात कर रहे हैं। पता है जैसे यहाँ पर टैक्स सेविंग या टैक्स लायबिलिटी आई है, ऐसे ही टैक्स सेविंग टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पर भी आएगी। जैसे हमने ओल्ड मशीन सेल की, उसके ऊपर लॉस ऑन सेल हुआ तो टैक्स सेविंग आई, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स लायबिलिटीज आई। ऐसे हम नई मशीन को सेल कर रहे हैं। जब हम नई मशीन को सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट या लॉस होगा। बस फर्क क्या होगा, अगर टैक्स सेविंग हो रही होगी लॉस ऑन सेल पे तो यहाँ तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहे हो और ये कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं। टैक्स सेविंग हमारे लिए इनफ्लो होता है, जब हम आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहे थे इसलिए उसको इनफ्लो था, उसको माइनस कर दिया था। यहाँ तो हम इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ टैक्स सेविंग आएगा तो हम यहाँ ऐड करेंगे, तो लिख रहा हूँ प्लस टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ऐसे अगर ये तो हो गया टैक्स सेविंग, प्लस करेंगे। अगर टैक्स लायबिलिटीज है तो यहाँ प्लस करते हैं, क्योंकि टैक्स लायबिलिटीज होती है आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो है ये भी आउटफ्लो है, इसलिए इसको प्लस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर टैक्स लायबिलिटीज आएगी तो उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफ्लो है और जबकि टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है, आउटफ्लो, तो इसको माइनस करेंगे। माइनस टैक्स लायबिलिटीज ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। और ये जो हमने चेंज सीखा है ये सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए नहीं सीखा, ये दोनों के लिए है। रिप्लेसमेंट के लिए भी और न्यू के लिए भी, ये दोनों के लिए है। क्योंकि न्यू मशीनरी यहाँ आप सेल कर रहे हो तो यहाँ तो होती न्यू मशीनरी है, यहाँ भी आप रिप्लेस किससे कर रहे होते हो, न्यू मशीनरी से। तो ये जो चेंजिंग आए हैं ये दोनों के लिए है। लेकिन जनरली आपको न्यू मशीन की सेल पे ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है जनरली, तो इसलिए ना तो टैक्स सेविंग आती है ना टैक्स लायबिलिटीज आती है। लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो न्यू मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उस पर भी कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो अब आपको वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा टैक्स सेविंग और टैक्स लायबिलिटीज का। बस इसका रिवर्स होता है, यहाँ टैक्स सेविंग माइनस होती है तो यहाँ टैक्स लायबिलिटीज क्या होगी, प्लस होगी। यहाँ टैक्स लायबिलिटीज प्लस होगी, यहाँ टैक्स लायबिलिटीज माइनस होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए।